हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ऑसम। चलो फिर हम अपना ये शुरू करते हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो देखा है इससे रिलेटेड, इस चैप्टर का जो सेकंड चैप्टर है इसका हमने 10 पॉइंट्स इसके कवर कर लिए थे। चैप्टर का नेम है हमारा फीचर्स, मेन फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के मुख्य जो तत्व हैं या मुख्य गुण हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने जो फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमने 10 पॉइंट कवर कर लिए थे। ये आगे के आज कवर करते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अगर आपने ना देखा हो तो आप उसे देख सकते हैं और क्या नॉलेज ले सकते हैं। चलो ठीक, अगर हम देखिए 11वां पॉइंट कौन सा है? इकहरी नागरिकता मीन्स सिंगल सिटीजनशिप। क्या है ये हमारा संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका एक मेन फीचर ये भी है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति की एक ही नागरिकता होना। जैसे हम हैं, मतलब भारत की अगर बात करें, भारत के सभी लोगों की क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं ना। हम पूरे भारत के किसी भी स्टेट से हो सकते हैं, हम रहते हैं, लेकिन हम जाने किससे जाते हैं? हम अपने भारत के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम अपनी कंट्री के बाहर कहीं जाते हैं तो हम पर्टिकुलरली अपने स्टेट के नाम से नहीं जाने जाते कि हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं या इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। वो तो आपसे जैसे बातें करते हैं तो वो स्टेट वगैरह बोल देते हैं, लेकिन अगर वैसे जो हम जाने जाते हैं वो इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, इंडियन सिटीजन। समझ रहे हो? हाँ। लेकिन अगर वहीं पर हम किसकी बात करें, अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे क्या, वहाँ पर डबल सिटीजनशिप है लोगों को। मतलब वो उन्हें डबल सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। पहले तो पूरी कंट्री की, अमेरिका के, भाई वो अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है। और जो सेकंड सिटीजनशिप है वो स्टेट्स की लेनी पड़ती है। जिस पर्टिकुलर वो स्टेट से या जगह से बिलोंग करता है वहाँ की उसे एक लोकल सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। तो 2 तरीके की सिटीजनशिप होती है उनकी। लेकिन हमारे भारत की क्या है? हमारे भारत के संविधान में क्या लिखा है? सिंगल सिटीजनशिप। इसका प्रोविज़न उसमें किया गया है कि भाई सभी, मतलब जितने भी लोग हैं सबकी सिंगल सिटीजनशिप होगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये है बस। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है, जो अभी मैंने बोला ना, संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य संघ राज्यों में दोहरी नागरिकता मीन्स डबल, वही है जो अभी बोला था अब। और हाँ, ये देखो अगर हम बात करें ये सिंगल सिटीजनशिप का जो ये फीचर है कहाँ से लिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये लिया गया था ब्रिटेन से। अगर हम ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें देखते हैं तो उसमें भी ये मेंशन है। तो वहाँ से हमारे संविधान जो निर्माता थे वहाँ उन्होंने लिया था, ठीक है। हो गया फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका मीन्स इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। क्या होता है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी? क्या होती है? ये होती है भाई जो हमारी न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। न्यायपालिका मीन्स जो हमारे कोर्ट्स हो गए, हाँ, जो हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट है एक ही है वो, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टेट्स की बात करें, स्टेट्स मतलब हाई कोर्ट्स की बात करें तो आज के टाइम पे 25 कोर्ट्स हैं, ठीक है। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये क्या है, ये जो हमारे ये कोर्ट्स हैं, ये जो हमारे न्यायाधीश जो होते हैं, हमारे जो जज होते हैं, ये सारे क्या हैं? ये फ्री होते हैं। फ्री मीन्स ये स्वतंत्र होते हैं किसी भी फैसले को देने के लिए। मीन्स अगर उनके पास कोई केस गया तो उस केस का जो फैसला है वो क्या करेंगे? वो एकदम स्वतंत्र रूप से करेंगे, एकदम इंडिपेंडेंटली करेंगे उस फैसले को, ठीक है। ये कैसे स्वतंत्र होते हैं? इनको मतलब इनके ऊपर है ना किसी तरीके का कोई दबाव नहीं होता। जैसे अगर हम इनकी हम शक्तियों के बारे में बात करें कि इनको क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं, तो उनकी वजह से जब हम उस चीज़ को जानते हैं या उनको हटाने से संबंधित उनके सैलरी से रिलेटेड अगर उन चीज़ों के बारे में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई जो हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। ये इनके ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है कि भाई अगर कोई फैसला आया तो वो पूर्ण रूप से ले सकते हैं स्वतंत्र। जैसे अगर कोई केस गया इनके पास मीन्स
तो अगर हम पहले इसकी थोड़ी सी बात कर लें तो फिर मैं थोड़ा अलग से समझा दूँ। जैसे सर्वोच्च न्यायालय हो गए या ये उच्च न्यायालय हो गए, इनके जो न्यायाधीश हैं, हाँ, इनके न्यायाधीश क्या है, इनके न्यायाधीशों को नियुक्त करने और उनके पद से हटाने की व्यवस्थाएं की गई हैं सही तरीके से। मतलब बहुत आसानी से तो इन्हें हटाया नहीं जा सकता, और ना ही इनकी जो इन्हें जो चीज़ें दी होती हैं, इन्हें जो अलाउंस प्रोवाइड करे होते हैं, इनको भी जल्दी से हटाए मतलब समाप्त नहीं कर सकते। जैसे कि अगर ये रहा, अगर इनको हटाना है, मीन्स अगर किसी भी जज को हटाने से रिलेटेड कोई वो करना है कि भाई ये जज को हमें हटाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो दोनों सदन होते हैं, हमारे दोनों सदन कौन कौन से, एक लोकसभा, राज्यसभा, हाँ, असेंबली ऑफ लेजिस्लेशन, और वो काउंसिल ऑफ स्टेट, ये जो होते हैं, इनमें इनको कोई भी जो बिल गया, भाई हमें क्या करना है कि भाई ये वाले जो ये है, इस जज को हटाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इन्हें जो लोकसभा में वो लाना पड़ेगा, अब मतलब इससे रिलेटेड, इसे हटाने से संबंधित प्रस्ताव वो करना पड़ेगा, फिर उसे राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति वगैरह का वो सिस्टम होता है, फिर जाके कहीं इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है, ताकि इन्हें आसानी से ना हटाया जा सके। और साथ में इन्हें इस तरीके के अलाउंस प्रोवाइड किए होते हैं कि ये ना जल्दी से क्या करें, इन पर किसी तरीके का कोई दबाव ना रह जाए। जैसे होता है ना, भी कोई व्यक्ति है, अब मान लो कोई जज है, वो अपना फैसला दे रहा है, ठीक है, तो उसे एक वो रहेगा ना कि भाई मान लो उसके सामने क्या गया, उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो बहुत मतलब जिसकी बहुत ऊंची तक वो है, पहुंच है, बहुत अमीर मान लो या बहुत ताकतवर मान लो, ऐसा इंसान है, उसके सामने उसे प्रस्तुत करा गया कि वो क्रिमिनल है। तो जो जज है, कोई भी जज है जो फैसला दे रहा है, उसके मन में ये होगा ना कि अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं इस तरीके कुछ ज़्यादा कठिन उसे फैसला दे दूं तो कहीं बाद में मुझे वो ना करने लग जाए। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसकी वजह से जो ये जज होते हैं, इनके लिए एक तो प्रोटेक्शन की चीज़ें प्रोवाइड की होती हैं, और साथ में इनकी जो सैलरी होती है वो भी ज़्यादा होती है। देखो सैलरी का क्या मतलब होता है, सैलरी का इस तरीके से होता है कि भाई जैसे कोई भी जज है, वो अपना वो कर रहा है, मतलब जज है, वो अपना फैसले देता है, या लॉयर है, वो उस तरीके की चीज़ें करता है, तो उसके मन में वो भी तो होता है ना कि भाई कोई भी व्यक्ति होता है, वो हमेशा अपने बारे में थोड़ा सोचता है ना कि भाई अगर वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसे बुढ़ापे में कुछ तो चाहिए ना, तो वो क्या करने लग जाता है, इकट्ठा करने लग जाती हैं चीज़ें। तो इससे क्या, भ्रष्टाचार वाली जो चीज़ें, करप्शन होने लग जाता है। तो ये करप्शन को रोकने के लिए कि भी जो जजेस हैं, वो अपना जो फैसला है वो पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से, और बिना किसी दबाव के, ना उनके ऊपर किसी ये लालच वालच के अपना फैसला दें। हाँ, तो इससे क्या होगा, मतलब तो इसके लिए क्या करा जाता है, इसके लिए इन्हें इस तरीके के भत्ते या अलाउंस या इतनी सैलरी प्रोवाइड करी जाती है, या बुढ़ापे में, हाँ, मतलब अगर ये रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद भी इन्हें इनके रहन सहन के लिए एक ऐसी व्यवस्था करी गई है जिससे इन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, ताकि वो अपना जो काम है वो एकदम निरपेक्ष होकर करें। हाँ, किसी के पक्ष में या किसी के विपरीत होकर ना करें, मतलब वो करके निष्पक्ष होता है, हाँ, तो वो निष्पक्ष ही होता है, वो मतलब स्वतंत्र रूप से करें ये। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या है, संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, मीन्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पार्लियामेंट सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। मीन्स जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में इनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करा गया है। क्योंकि देखो, अगर हम बात करें इंग्लैंड की, मतलब ब्रिटेन की या इंग्लैंड की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो संसद है, संसद में जो पार्लियामेंट है, उसको बहुत ज़्यादा पावर दी गई है। मतलब इस तरीके से पावर दी गई है कि अगर वो कुछ फैसला पारित कर दे तो उसके फैसले को कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके फैसले को कहीं पर भी लेकर उन्हें, मतलब उनके फैसले का विरोध नहीं किया जा सकता। इस तरीके की पावर दी हुई है। अगर वहीं पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या है,
अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या, अमेरिका में जो जुडिशरी है, मतलब जो ये कोर्ट वोट का जो वो है, कानून व्यवस्था है, वो बहुत स्ट्रांग है। अगर जुडिशरी द्वारा कोई भी कानून व्यवस्था अगर मतलब जैसे मतलब क्या प्रेसिडेंट होता है, अगर संसद वंसद में कोई कानून पास करा गया, उसको सीधा जाके जुडिशरी में जाके उसको रद्द करवाया जा सकता है। हाँ, तो इस तरीके की दी गई है। तो इससे क्या होता है, इससे एक देश में बस एक ही चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है कि भाई अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर सबसे बड़ा कौन, संसद, कानून व्यवस्था, मतलब उसका जुडिशरी का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। ऐसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या, अमेरिका में जुडिशरी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और उसके पार्लियामेंट जो सिस्टम है उसका ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता, मीन्स प्रेसिडेंट वाला जो सिस्टम है। लेकिन तो जब ये हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारा संविधान बना रहे थे, तो इन्होंने क्या व्यवस्था करी कि भी जो हमारा संविधान है वो ऐसा होगा कि भी दोनों जो चीज़ें, संसदीय सर्वोच्चता भी रहेगी और न्यायिक सर्वोच्चता भी रहेगी, इनमें दोनों में क्या एक कोऑर्डिनेशन किया जाएगा कि भाई अगर संसद कुछ करती है तो उसके फैसलों का भी उतना ही महत्व हो जितना अगर न्यायिक सर्वोच्च मतलब न्याय जुडिशरी के द्वारा जो चीज़ें उन्हें जो पावर दी गई हैं उनकी सर्वोच्चता भी पूरी तरीके से बनी रहे, यही होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में दोनों को ही दिया गया है, लेकिन जैसे कैसे बात करें, जैसे अगर हम बात करें उसकी न्यायपालिका की बात करें, न्यायपालिका मीन्स ये अगर जुडिशरी की बात करें, जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मतलब इनको क्या अधिकार प्रदान किए गए, फंडामेंटल राइट्स को नहीं, मतलब कोर्ट्स को, जो ये हमारी जुडिशरी है उसको ये अधिकार दिया गया है कि भाई अगर संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून पास किया जाए, हाँ मीन्स ऐसा कोई कानून हो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो, तो जुडिशरी है वो उनका क्या कर सकती है, उसको रद्द करवा सकती है, थोड़ा सा मतलब उन्हें सूचित कर सकती है कि भाई उन्हें आदेश दे सकती है कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो आपको इसमें चेंजेस करने हैं। तो ये हो गया। अगर वहीं पर अगर हम इसकी बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, और पार्लियामेंट अगर कुछ इस तरीके का कोई कानून बनाती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में दिया गया है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, तो उन मामलों में जो ये है कोर्ट है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से दोनों में बैलेंस बनाया हुआ है। कुछ ऐसे मामले हैं जो जैसे संसद भी वो कर सकती है, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखा जैसा कि आप देख सकते हैं, द्विसदनीय विधानमंडल मीन्स बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन्स क्या, भारत में क्या है, भारत में 2 सदन है ना, संसद की अगर हम बात करें, संसद में 2 सदन है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये दोनों सदन है ना, दोनों सदन का जो शक्तियाँ हैं वो भी निश्चित करी गई हैं। और जैसे टोटल अगर हम इसकी बात करें, इनके जो इसकी अगर हम सीट्स की बात करें कि जो लोकसभा है, लोकसभा में टोटल कितनी सीट्स हैं, वो 552 है। और इसका भी थोड़ा सा मतलब वो चलता रहता है, मतलब कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जो वैसे जम्मू कश्मीर के लिए निश्चित करी गई थी लेकिन उनको फिल नहीं करा जाता। तो ये पॉइंट आप कहीं भी जैसे और जैसे उनमें देखते होंगे तो कहीं पर कुछ बता रखा होता है, कहीं पे कुछ बोल रखा होता है, लेकिन वैसे टोटल अगर बात करें तो 552 होती हैं, लेकिन उसमें ही डिस्ट्रीब्यूशन करके कहीं 500 कुछ 43 बोलते हैं या ऐसा कुछ बोलते रहते हैं। ठीक है, तो आप उसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। तो अगर टाइम की बात करें, सारे जो मेंबर्स हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। हाँ, और ये जो लोकसभा होती है वो क्या होता है, लोकसभा हमारा निचला सदन होता है। मीन्स यहाँ पे जो लोग जाते हैं ना वो डायरेक्ट चुनाव के द्वारा जाते हैं, जिनको हम डायरेक्ट वोट देते हैं वो डायरेक्ट वहाँ पे लोग होते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पर राज्यसभा की बात करें या राज्यसभा मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करें, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो लोकसभा और ये जो हमारे स्टेट होते हैं, स्टेट्स के वहाँ से चुनकर राज्यसभा में भेजे जाते हैं। और ये जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा की एक स्पेशल बात ये भी होती है कि ये एक ऐसा सदन होता है जो हमेशा ही भरा रहता है, इसको कभी स्थगित नहीं किया जा सकता। स्थगित का मतलब होता है कि भंग करना, कि भाई इसमें हमेशा ये चलता रहता है, सदाबहार सदन माना जाता है, क्योंकि इसमें
एक साथ, जैसे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में क्या होता है भाई, कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसमें या तो जिससे होता है विश्वास मत होता है, ये सब अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो इसमें लोकसभा को पूरी तरीके से भंग कर दिया जाता है, तो वो हट जाती है, फिर दोबारा से चुनाव का सिस्टम होता है, वो सब होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। यहाँ पर जो हर साल 2 साल में हर 2 साल की बात करें तो वहाँ से 1/3 मतलब 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो वहाँ से हटा दिए जाते हैं, रिटायर मान लो, या उन्हें जो रिटायर ही हो गए या उन्हें हटाने का मान लो कि 1/3 का मतलब क्या हो, 1/3 मीन्स अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम 3 लोगों की बात करें, मान लिया कि भाई जो ये है राज्यसभा है हमारी, काउंसिल ऑफ स्टेट है, यहाँ पे टोटल 3 मेंबर्स हैं, तो 3 मेंबर्स में से हर 2 साल में 1 मेंबर्स को हटा दिया जाएगा। ये तो थोड़ा सा बहुत सॉल्व करके वैसे दे रखा है, लेकिन यही होता है, यही सिस्टम होता है। अगर मतलब 15 लोग हैं, हाँ पूरी अगर हम उसकी बात करें 15 लोग हैं तो 15 में से हर 2 साल में 5 लोग हटेंगे, 10 रहेंगे, ऐसी तो यही तो 1/3 पार्ट हटाया जाता है हर 2 साल में। ठीक है, चलो अभी ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 15 वाला, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था, मीन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड बैकवर्ड क्लासेस। देखो इसका क्या मतलब है, जो हमारा संविधान है इसका मतलब ये होगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस तरीके के प्रोविज़न किए हुए हैं कि जो हमारे मतलब हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ मीन्स वो लोग होते हैं जो कम संख्या में हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो हिंदू लोग हैं वो मेजॉरिटी है, मीन्स सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। फिर उसके बाद अगर सेकंड नंबर की बात करें उसके बाद मुस्लिम्स आते हैं, हाँ, और जैसे और तो ये मतलब हिंदू और मुस्लिम्स ये मेजॉरिटी में आ जाते हैं। और बाकी और की बात करें, जैसे अगर हम उनकी बात करें बौद्ध धर्म के लोग हो गए, या पारसी धर्म के लोग हो गए, या जैन धर्म के हो गए, और एंग्लो इंडियंस हो गए, ये सारे लोग क्या हैं, ये सारे लोग माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो इनके लिए भी कुछ वो सब चीज़ें करी होती हैं कि भाई इनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था करी होती है कि इनके साथ कोई गलत ना हो, इनके साथ भेदभाव ना हो, या इनके साथ कुछ गलत ना किया जाए, तो उसके लिए भी हमारे संविधान में प्रोविजंस किए हुए हैं। अगर वहीं पर हम बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, बैकवर्ड क्लासेस में नीची जाति के लोग जिन्हें जिन्हें नीचा समझा जाता था पहले के टाइम पर। जैसे पहले के टाइम पे अगर हम देखते थे तो पहले के टाइम पर क्या जो जातिवादी सिस्टम बहुत ज़्यादा था। आज के टाइम पे तो काफ़ी सुधार हो गए, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होते थे। वैश्य वो होते थे जो व्यापारिक कार्यों में लगे होते थे। और 4th नंबर के होते थे शूद्र, जिन्हें माना जाता है शूद्र, जिन्हें काम वाम के लिए, जैसे दूसरों के घरों में काम करना, या मतलब दूसरों का गंदा उठाना, ये सब शूद्र लोगों का काम मतलब ये किया हुआ था। लेकिन देखो ये सब चीज़ें फालतू के। पहले के टाइम पर क्या था, ये जो बंटवारा किया गया था ये सबको काम के हिसाब से किया गया था। भाई जो पंडित होंगे वो ये सब काम करेंगे, ये जो क्षत्रिय हो गए वो युद्ध लड़ेंगे। अगर हम वही उनकी वैश्यों की बात करें तो वो व्यापारिक कार्य करेंगे, और ये इनका भी समाज में काम बांटा हुआ था। लेकिन बाद में फिर इनमें भेदभाव की चीज़ें स्टार्टिंग हो गई। फिर सबसे ज़्यादा जो भेदभाव सहना पड़ता था वो शूद्रों को सहना पड़ता था। तो यही, और आज के टाइम पर इनके लिए ही इनके SC ST जिन्हें बोलते हैं उनके लिए प्रोविजंस किए हुए हैं। SC STs को ही पहले के टाइम पर बहुत बुरी तरीके से उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करा जाता था। तो उसी के लिए, उस चीज़ को सुधारने के लिए कि भाई जिसकी वजह से आज के टाइम पर मतलब ये क्या है, इनके साथ अत्याचार होते रहे, ये पिछड़ते चले गए। हाँ, पिछड़ते चले गए मीन्स इन्हें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया। तो संविधान जब बन रहा था हमारा तो उसमें ये व्यवस्था करी गई कि भाई जिनको समाज ने पूरी तरीके से पिछाड़ दिया है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको आगे लाने के लिए, ताकि वो अपना विकास कर पाएँ, दूसरे समाज के जो दूसरे वर्ग हैं मतलब उनसे मैच कर पाएँ अपने आप को। तो उसके लिए कुछ उन्हें विशेष अधिकार दिए जाते हैं। जैसे आरक्षण की बात करें, ये सब। वहीं पर देखो महिलाओं के लिए भी आरक्षण का वो किया हुआ है। 33% उसमें जो हमारी पंचायतें होती हैं, वो तो उनमें एक तरीके का वो मतलब लोकल लेवल पर थोड़ा सा ये प्रोविज़न किया हुआ है कि 33% क्या होगा, जो औरतें होंगी। मीन्स अगर 5 लोग हैं तो उनमें से मतलब 3 हैं, अगर 3 लोगों की बात करें तो 3 में से 1 जो होगी वो औरत होगी। क्यों कर रहे हैं ये मतलब ये जो व्यवस्था है,
जैसे इस तरीके का जो अधिकार है कि भाई नहीं, ये एकदम आरक्षित कर दी गई सीट महिला के लिए। तो ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि महिलाओं के साथ, पिछड़ी जाति वाले लोगों के साथ पहले के टाइम पे बहुत गलत हुआ। इससे क्या हुआ, इनकी जो स्थिति है वो पिछड़ गई। तो इनको आगे लाने के लिए ये सब चीज़ें, आरक्षण वारक्षण की व्यवस्था करी जाती है। तो आई थिंक इट्स ये होगा, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फिफ्थ या सिक्स्थ जो पार्ट है वो किससे रिलेटेड है? हमारे जो ट्राइबल ग्रुप हो गए उनसे रिलेटेड है। मतलब ट्राइबल में भी तो वही चीज़ें थोड़ी थोड़ी, वो भी पिछड़े जिन्हें एसटी बोला जाता है, तो उनके लिए भी विशेष प्रोविजंस किए हुए हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक राष्ट्रभाषा। मीन्स भाई पूरा देश है, पूरे देश में जो हमारा संविधान है, एक राष्ट्रभाषा। देखो राष्ट्रभाषा अगर हम बात करें, अगर रियलिटी की बात करें तो हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी एक राज्य भाषा है। राज्य भाषा, बस उसे संविधान में राष्ट्रभाषा करके नहीं लिखा हुआ है कि ये हमारी पूरे देश की राष्ट्रभाषा है। ये एक राज्य भाषा मानी जाती है। और उसके अलावा ये 22 टोटल मीन्स हिंदी को इंक्लूड करके भी 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको संवैधानिक मान्यता दी गई है। और ये किसके अंडर आती हैं? 8th शेड्यूल, 8वां मतलब क्या बोलते हैं शेड्यूल, मतलब वो अनुसूची, 8वीं अनुसूची में ये 22 भाषाओं का प्रोविज़न किया हुआ है। ठीक है, और जो हमारी भाषा है, ये जो हिंदी भाषा है, वो देवनागरी लिपि से ली गई थी। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, और ये संविधान में मेंशन है इसलिए ये भी एक मेन फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब है कानून का शासन। ये तो सबसे मेन बात है, अब भी संविधान है तो उसमें कानून की सबसे पहला, तो भारत में कानून का शासन है। मीन्स कानून का शासन वो होता है कि भी कानून के सामने सभी लोग एक बराबर होना, भले ही वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। अगर उसने कोई अपराध करा है तो कानून के सामने उसे समान रूप से ट्रीट करा जाएगा। हाँ, उसके साथ उसकी जाति, धर्म या किसी भी बेसिस पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा। अगर सेम क्राइम अगर किसी गरीब ने करा है तो उसे भी उतनी ही सज़ा दी जाएगी, और जितनी कि किसी, अगर वही क्राइम किसी अमीर या किसी बड़ी जाति के लोग या कैसे भी किसी वैसे ने करा हो, भले ही वो कोई भी हो, तो उसे भी वही सज़ा दी जाएगी। तो ये होता है कानून का शासन, भारत में है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। जैसे अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें, फंडामेंटल राइट्स में जो आ जाता है, आर्टिकल 14 की बात करें तो उसमें क्या लिखा है? यही तो लिखा है, रूल ऑफ लॉ। तो वही अभी हम 18 पॉइंट की बात करें तो प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ये क्या होता है? ये ज़्यादा कुछ नहीं, तो ये थोड़ा सा जुडिशियल से रिलेटेड होता है। मीन्स जैसे हमारी जुडिशियल है, मीन्स कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट्स हैं ना। तो ये कोर्ट्स हैं, यहाँ पर क्या किया जाता है भाई, कोई किसी भी मामले पर फैसला करा जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे ये ट्रिब्यूनल बना लें कि भी हमारे संविधान में व्यवस्था करी गई है कि भी बहुत ज़्यादा वो हो जाए, केसेस वगैरह हो या कुछ ऐसे फैसले करना हो, कुछ किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या ट्रिब्यूनल बना लें कि कोई ये व्यवस्था है कि भाई कुछ ट्रिब्यूनल बना लिया जाए। मीन्स इसमें कुछ लोग शामिल कर दिए जाए और उनको कोई भी समस्या है उस समस्या को सुनने, लोगों की समस्या को सुनने, उसके सुनने और उस पर फैसला देने का अधिकार दिया जाता है। तो वो ट्रिब्यूनल चीज़ है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेना, अगर दिख रहा है। और ये जो ट्रिब्यूनल वाला जो सिस्टम है, ये भाग इसमें दिया गया है, 5th के इस पार्ट में है। ठीक है, अभी 19 की बात करें, जनता का अपना संविधान। जनता का अपना संविधान मीन्स क्या? जो जनता है वो सबसे बड़ी है। अगर हम अपनी उसकी प्रियम्बल की भी बात करते हैं, उसमें स्टार्टिंग कहाँ से? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मीन्स भारत का जो संविधान है उसकी जो मेन शक्ति है, पूरी शक्ति किसके हाथों में है? जनता के हाथों में। तो इसलिए ये पॉइंट दिया गया है। वैसे ये उसका कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वी द पीपल ऑफ इंडिया वगैरह जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग ये लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ठीक है, अगर हम ये 20th पॉइंट की बात करें तो ये है पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की संवैधानिक व्यवस्था। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। देखो पंचायत क्या होते हैं? जो वो होते हैं ना, गांव होते हैं। गांव में सरपंच चुनाव होते हैं ना, मतलब हर 5 साल में चुनाव होते हैं। वहाँ पे सरपंच चुना जाता है, पंच चुने जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है,
ये व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, मतलब लिखा हुआ है पंचायतों के बारे में। ऐसी नगर पालिकाएँ क्या होती हैं, नगर पालिकाएँ वो होती हैं जो किसी भी शहर होता है वहाँ पे जो व्यवस्था करते हैं, किस तरह की व्यवस्था है, जैसे लाइटिंग की व्यवस्था, वाटर सप्लाई, साफ़ सफाई की चीज़ें, तो ये म्यूनसिपैलिटीज़ के काम होते हैं। तो ये सब की जो व्यवस्था है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, इसलिए ये भी एक मेन फीचर है। अगर हम यहीं पर ये बात करें, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों की तथा 74वें संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं की संवैधानिक व्यवस्था की गई। अगर हम 73rd अमेंडमेंट की बात करें तो उसमें पंचायती सिस्टम शामिल कर दिया गया था। और पंचायती सिस्टम अगर वैसे देखें कि सबसे पहले कहाँ पे कौन से स्टेट में लागू हुआ था, वो हुआ था राजस्थान में, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे ये नगर पालिका की व्यवस्था कर दी गई थी, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन पार्ट हुआ ना, मेन फीचर हो गया। तो ऐसे अगर ठीक है, अभी लास्ट की बात करें तो अनेक स्रोतों से तैयार किया गया संविधान, मतलब ये भी एक मेन वही फीचर हुआ हमारे संविधान का। क्योंकि जो भारत का संविधान है एक चीज़ से तो लेकर डायरेक्ट तो किसी से चीटिंग करके बना नहीं। चीटिंग मीन्स वही कॉपी करके हमने एक देश का देखा और उससे कॉपी कर लिया सारा कुछ, ऐसा नहीं ना। तो ये एक भारत के संविधान की एक मेन फीचर है कि जो भारत का संविधान है वो तैयार हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों का अध्ययन करने के बाद लगभग 60 से अबव कॉन्स्टिट्यूशन जो देश थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया था और फिर हमारा संविधान लिखा गया। तो इस तरीके से ये भी एक मेन फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहीं पर ये हमारा समाप्त हो गया, मतलब मीन्स मेन क्वेश्चन भाई यही है। अगर आप देखोगे तो मेन क्वेश्चन यही है। अगर आगे भी जो चीज़ें पूछी जाती हैं कभी, तो ये मेन क्वेश्चन यही होता है। अभी आगे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलो हम ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और क्या, हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।